हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा हाँ टॉपिक सर। है वो है नैनो कंपोजिट्स। सब जुड़ गए? सब जुड़ गए ना? भावना, श्रद्धा, हाँ सर। अच्छा श्रद्धा, अंजना तो है ये, और गाड़ी वाला मरियम। हेलो। हाँ सर। अच्छा, हो गया? समझ में आ रहा कुछ? गाड़ी वाला? हाँ सर, आ रहा है समझ में। अच्छा चलो ठीक। और श्रद्धा? श्रद्धा समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं चालू करता हूं नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है नैनो कंपोजिट्स। नैनो कंपोजिट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि कंपोजिट क्या रहता है। व्हाट इज कंपोजिट? कंपोजिट का मीनिंग क्या है? कुछ लोग इसको कंपोजिट भी पढ़ते हैं, कुछ कंपोज्ड भी पढ़ते हैं, कुछ कंपोजिट भी पढ़ते हैं। जो आपको मर्जी आए पढ़ो, लेकिन स्पेलिंग अच्छी से लिखना। तो दीज आर एक्चुअली, ये तो नेचुरल भी रहते हैं, नेचुरल मटेरियल्स भी रह सकते हैं कंपोजिट्स, या दीज कैन बी इंजीनियर्ड मटेरियल्स। इंजीनियर्ड मतलब आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल भी रह सकते हैं और नेचुरल भी रह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये कंपोजिट उस चीज को कहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स का बना हुआ रहता हो। यानी इट इज ए सॉलिड मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स। उसको हम कहते हैं नैनो कंपोजिट, सिंपल कंपोजिट। अब सपोज मेरे पास में मटेरियल है एक ए, सपोज पॉलीथीन है एक। दूसरा मेरे पास में है रेत, एल्यूमिनोसिलिकेट बी। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करके कोई चीज बनाता हूं, थर्ड सब्सटेंस, थर्ड सॉलिड, तो जो सॉलिड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट। लेकिन ये फंक्शनल मटेरियल होना चाहिए, ऐसा फजूल वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, चाहे वो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हों या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हों। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज कंपोजिट, आप क्या बताएंगे? बोलो, कंपोजिट किसको सर, बोलेंगे? टू और हाँ बोलो। मोर मटेरियल का बना हुआ होता है और सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी होती है, हाँ यस, उसे कंपोजिट कोई भी बोला जाएगा। सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल से मिलके बनाते हैं हम, और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज रहती है, अपनी स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। और ये एक नया सब्सटेंस रहता है। जो नया सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, यानी इनसे बिल्कुल हटके। और ये हटके सब्सटेंस जो है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा आपको। समझ में आया? ये कंपोजिट्स हम क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं? कंपोजिट्स हम क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं? कंपोजिट्स का मतलब रहता है मटेरियल में सॉफ्टनेस बढ़ाना,
सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाना। इन्हें हम आम मटेरियल से एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना सकते हैं, ठीक। और इसमें इनके साथ साथ में प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब रहता है जैसे आप सीमेंट चिपकाते ना, सीमेंट कहीं पे चिपकाते तो चिपक जाता है, उसमें इन्हें बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और दूसरा रहता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब रहता है कि मान लीजिए आपके पास रबर बैंड है, रबर बैंड को आप ऐसे खींचेंगे, खींचने के बाद में अगर आप छोड़ देंगे वो रबर बैंड फिर से अपनी जगह वापस आएगा। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी जिस चीज को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी, स्ट्रेच और कंप्रेस, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन चिपकने को बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी, ये याद रखना। अगर मैं मड ले लूं तो मड इज प्लास्टिक या सीमेंट इज प्लास्टिक इन नेचर, बट रबर बैंड इज इलास्टिक इन नेचर। और एक प्रॉपर्टी इसमें आती है, मतलब जो प्रॉपर्टी आनी चाहिए जिसके लिए हम ये मटेरियल बनाते हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टू फैटीग। आप लोगों ने पुल देखे होंगे, पुल पुल या कोई भी ऐसी चीज, मान लो कहीं पे ऐसा खंबा बना हुआ है, लेकिन एक खंबा ऐसे दीवार के साथ में ऐसा है, इस तरह एक खंबा है, और ऊपर इस तरह का खंबा। ये जो खंबा है ना, ये धीरे 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 करके विद टाइम ये धीरे धीरे करके बेंड हो जाएगा। अगर बहुत दिनों के बाद देखेंगे ना तो ये खंबा बेंड हुआ होगा, या ये ऐसे टूट गया होगा, जैसे लोहा हो जाता है, उसको धीरे धीरे जंग लग जाता है, या वो जो ना उसमें स्ट्रेचिंग की वजह से वो फैल जाता है। या जब आप इलास्टिक लगाते हैं ना, कपड़ों में लगाते हैं, या जो आपका क्लचर रहता है उसमें जो हेड पे जो लगाते हैं क्लचर, उसमें जो इलास्टिक रहता है, कुछ दिनों के बाद में वो इलास्टिक जो है वो फैल जाता है, उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, उसको बोलते हैं फैटीग, यानी थक जाना। यानी मटेरियल भी थक जाता है, उसमें एक टेंडेंसी रहती है कुछ देर तक वो इलास्टिसिटी बर्दाश्त करता है, स्ट्रेच बर्दाश्त करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो भी थक जाता है मटेरियल, उसमें फैटीग, थकावट आती है उसमें। अब उस थकावट से ये भी हम मटेरियल्स को मिलाते हैं, एक मटेरियल दूसरा मटेरियल मिक्स करते हैं, उससे उस मटेरियल की जो फैटीग है, सॉरी रेजिस्टेंस टू फैटीग है, वो बढ़ जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पहले जमाने में जो मकान बनाए जाते थे उसमें ईंटें और गारा लगाया जाता था, लेकिन बाद में गारे के बदले में उसमें चूना मिलाया गया, और अब जो नया जमाना आ गया उसमें रेत के साथ साथ में सीमेंट मिला देते हैं। अब हम रेत और सीमेंट दोनों मिलाते हैं, सो वी कैन से वी आर मेकिंग सम कंपोजिट। या हम सीमेंट के साथ साथ में बाजरी मिला देते हैं, सो वी आर मेकिंग सम कंपोजिट। या सीमेंट के साथ में कोई और नई चीज मिला देते हैं, वी आर मेकिंग सम कंपोजिट। उससे कंपोजिट बनाने से दो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जब मिल जाती है तो एक तीसरा मटेरियल बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है, यानी वो इसका और इसका हाइब्रिड रहता है, दो प्रॉपर्टीज, इसलिए हम ये मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? हाँ सर, आ रही है। और एक खास बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि हम कंपोजिट मटेरियल जब बनाते हैं, इस कंपोजिट टेक्निक से, मैं कंपोजिट टेक्निक ही बोलूंगा अब इसको, इससे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप विद ईज। यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप विद ईज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे हमें सपोज एक पुतला बनाना है, तो आप क्या पटेल ना, वल्लभ भाई पटेल है ना, हेलो, हाँ सर। उनका मान लो पुतला बनाया गया। अगर पहले जमाने में वो पुतला बनाते तो उनको एक पत्थर जो है ना वो तराशना था, फिर उस पत्थर से एक मूर्ति बनानी थी, बड़ा सा पुतला बनाना था। या जो मंदिर में मूर्तियां रहती थी पहले, वो प्योर पत्थर की रहती थी, लेकिन आजकल देखो वो में जो मूर्ति रहती है वो बनी रहती है ईंट की या फिर चूने की। अब क्या है, खुद सीमेंट मीन सीमेंट जो है वो है, मैं बोल सकता हूँ कंपोजिट ऑफ सैंड एंड वन, कार्बन और सैंड को मिला, इसमें चूना मिला के उसको बनाया गया है। सो वी कैन से, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अगर सीमेंट नहीं होता तो कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रक्चर डिफिकल्ट था, लेकिन अब की वजह से ये सब चीजें सिंपल हो गई। इसी तरह से अगर हमें चीज टूटी हुई चीज है, ब्रोकन, उसको रिपेयर करना है, यानी डैमेज रिपेयर, तो हम उस वक्त भी कंपोजिट्स का सहारा लेते हैं, से बनाते हैं। इसी जो कंपोजिट्स रहते हैं, कंपोजिट्स, these are resistant to corrosion, resistant to corrosion। ये जो प्रॉपर्टी है मैंने सिर्फ कंपोजिट की बताई, सिंपल कोई भी समझ में आया ना, कोई भी कंपोजिट, जैसे मैंने सीमेंट का नाम लिया अभी, सीमेंट बताया कि मेरे को मालूम है, और हमें मालूम है कि सीमेंट कहां कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे पास में जो आज का टॉपिक है वो है नैनो कंपोजिट। नैनो कंपोजिट हम देखेंगे, नैनो कंपोजिट क्या रहता है। नैनो कंपोजिट, नैनो कंपोजिट, नैनो कंपोजिट का मतलब रहता है एक ऐसा कंपोजिट जिसमें कम एक फेज, यानी अगर सपोज हम दो सब्सटेंसेस या तीन सब्सटेंसेस मिला देते हैं तो कम से कम एक सब्सटेंस जो है वो नैनो स्केल मॉर्फोलॉजी की होनी चाहिए, नैनो स्केल की होनी चाहिए। यानी सपोज ए प्लस बी देते हैं, ये एक सब्सटेंस है, ये से, और इससे हमें सी सब्सटेंस कंपोजिट मिलता है, कंपोजिट। अगर मैं ए के बदले में यहाँ पे नैनो ए ले लूं, ए जो है नैनो सा ले लूं और बी साथ मिला दूं, तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा सी ही बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन इसको हम कहेंगे नैनो कंपोजिट। नैनो कंपोजिट, दोनों कंपोजिट है, लेकिन एक में जो है वो हमने नैनो मटेरियल यूज किया, एक कंपोनेंट नैनो मटेरियल, दूसरा ऐसे रहने दिया मैक्रो मटेरियल। बात समझ में आ गई? हाँ सर। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज नैनो कंपोजिट। और नैनो नैनो होनी चाहिए। नैनो में आप स्फेरिकल भी रह सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स भी रह सकते हैं, ये नैनो ट्यूब्स भी रह सकते हैं, नैनो रॉड भी रह सकते हैं, और ये नैनो शीट भी रह सकते हैं, नैनो शीट जिसको आप नैनो प्लेट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर। शाबाश। आप मुझे ये बता, पहले नैनो रॉड और नैनो ट्यूब में क्या फर्क है? नैनो रोड होगा ना जो दोनों तरफ से बंद होगा, और नैनो ट्यूब होगा वो अंदर से खुला होगा, जैसे कि हम एक यस, पाइप लेते हैं तो। हाँ, जैसे पाइप है ना, तो पाइप को हम बोल सकते हैं ट्यूब, लेकिन अगर हम संबल लेंगे, यानी सलाख लेंगे लोहे की,
उसको मैं बोलूंगा रॉड, जो अंदर से फिल्ड होगा उसको हम कहते हैं रॉड। बात समझ में आई? हाँ सर। शाबाश, वेरी गुड। या ये किसी भी शेप के रह सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स स्फेरिकल रह सकते हैं, रह सकते हैं, रोम्बिक रंबोहेड्रल रह सकते हैं, डिस्कॉइड रह सकते हैं, डिस्क शेप्ड रह सकते हैं, या लेमुलर रह सकते हैं, लेयर्ड रह सकते हैं, कुछ भी रह सकता है। लेमुलर लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, लेमुला मतलब लेयर, ठीक है। हाँ सर। शाबाश। तो नैनो कंपोजिट्स जो हैं ये सिंगल फेज नहीं बल्कि ये मल्टी फेज है, इसमें एक ही फेज नहीं होगा। तो दीज आर नैनो कंपोजिट्स आर मल्टी फेज सब्सटेंसेस, मल्टी फेज सब्सटेंसेस। और इसमें से वन फेज नैनो डायमेंशन का होगा। किसका होगा? नैनो डायमेंशन का। एटलीस्ट वन फेज इज ऑफ नैनो डायमेंशन, इसको हम कहते हैं नैनो कंपोजिट। नैनो डायमेंशन क्या है? नैनो डायमेंशन मीन्स ये 0 डायमेंशनल होना चाहिए, यानी सभी तरफ से नैनो रेंज में आना चाहिए, या फिर 1 डायमेंशन होना चाहिए, यानी 2 डायमेंशन, कम से कम 2 डायमेंशन से ये नैनो रेंज में आना चाहिए, या फिर 2D यानी कम से कम 1 डायमेंशन से ये नैनो रेंज में आना चाहिए। और नैनो रेंज क्या है? नैनो रेंज है 1 to 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर, यस, 1 to 100 नैनोमीटर, इस रेंज में ये पार्टिकल्स आने चाहिए। में एक मल्टी फेज सिस्टम बनाएंगे जिसमें से एक नैनो डायमेंशन में होना चाहिए, इन्हें कम से कम एक फेज के जो पार्टिकल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो होने चाहिए नैनो में, यानी फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक है। और नैनो पार्टिकल हम मिट्टी में क्यों लगाते हैं? यानी हम कंपोजिट्स बना सकते हैं, तो नैनो कंपोजिट बनाने का क्या, और इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है? नैनो कंपोजिट्स, मैं पूछूंगा व्हाई, इफ वी हैव एन अल्टरनेटिव दैट इज सिंपल कंपोजिट, व्हाई वी आर मेकिंग नैनो कंपोजिट्स, इनका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले बताऊंगा मैं, नंबर वन, नैनो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज रहती है, प्रॉपर्टीज वो रहती है ट्यूनेबल। ट्यूनेबल मतलब हम अपने मर्जी से इसमें प्रॉपर्टीज ला सकते हैं, ये होगी एक। और डिफरेंट फ्रॉम बल्क, इसमें जो प्रॉपर्टीज रहती है वो बल्क मटेरियल से बिल्कुल हटके रहती है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज और बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपस में नहीं मिलती, वो अलग अलग रहती है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। और हाँ यस, तीसरी बात जो है प्रॉपर्टीज है नैनो मटेरियल्स में, हमारे पास में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस मटेरियल्स ना ये रहती है इसमें, या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज रहती है, और वो भी हटके, जैसे क्वांटम डॉट्स में हमने पढ़ा। तो इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज रहती है जो ट्यूनेबल रहती है, जिनको हम ट्यून कर सकते हैं। ये हो गया एक। दूसरी जो खास बात है इनमें, वो है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज से क्या फायदा होगा? स्मॉल साइज से फायदा ये होगा कि इनका जो सरफेस एरिया होगा, हाई सरफेस एरिया। क्योंकि अगर मैं बड़ा पार्टिकल ले लूं और इसको टुकड़े टुकड़े कर दूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूं, तो बड़े पार्टिकल का जो सरफेस एरिया वो होगा कम एज कंपेयर टू छोटे छोटे पार्टिकल्स।
स्मॉल पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि ब्रेक करने से, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करने से जो अंदर का सरफेस है वो भी एक्सपोज हो जाता है। जैसे मेरा हाथ अभी बंद है, ये है मेरा हाथ, इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है? इसलिए मैं आधा दिखाता हूं, ये अभी बंद है, इट इज क्लोज्ड। आपको जो सरफेस अवेलेबल है, दिस सरफेस इज, ये पूरा फ्रंट साइड और ये साइड और ये पूरा बैक साइड है ना, और यहाँ पे भी एक स्पॉट है, ये भी है, और ये मैं बोलूंगा ये है क्वांटम डॉट। यहाँ पे क्वांटम डॉट नहीं, ये बहुत बड़ा है, मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, ये जख्म है यहाँ पे, ठीक है, काला काला, उसको मैं बोल सकता हूँ गोरे गोरे मुगड़े पे काला काला चश्मा। चलो यहाँ पे ये जो ना, अब ये हाथ जो है इसमें ये सरफेस अवेलेबल है दिस, लेकिन अगर मैं उंगलियां खोल दूं, सपोज आई एम ब्रेकिंग दिस लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वंस, अब कितनी सरफेस है? अब ऊपर का सरफेस, ये सरफेस सब अवेलेबल है, ये साइड की सरफेस, ये सरफेस अवेलेबल है, और साथ साथ में ये अंदर वाली सरफेस। समझ में आया ना? सपोज आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग भूखे हैं, सपोज भूखे, और आपको बोला जाए कि आप लोगों को खीर दी जाएगी, लेकिन आपको उतनी ही की जाएगी जो आपके हाथों में चिपक सकती है, यानी आप ऐसे नहीं उठा सकते खीर। आप 2 दिन के भूखे, खीर आप उठा नहीं सकते, आपको अपना हाथ जो है वो डिप करना है खीर में, जितना इसमें चिपक जाए उतना ही खा सकते हैं। अब जो बेवकूफ होगा वो ऐसे घुसा देगा खीर में हाथ और बाहर निकालेगा, और उसकी जो खीर जो है उसके हाथ को यहां से चिपकेगी, यहां से चिपकेगी। लेकिन जो चालाक होगा वो खीर में ऐसे हाथ घुसा देगा, उससे क्या होगा? एक तो यहां से भी, अंदर से भी चिपकेगी, है ना, तो ज्यादा खीर चिपकेगी। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा मैं, अगर आपका हाथ खुला है तब ज्यादा खीर चिपकेगी कि आपका हाथ जब बंद है तब चिपकेगी? खुला है तब, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यस। तो नैनो पार्टिकल में भी ऐसे ही होता है, जब आप बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये छोटी छोटी उंगलियों में अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया है मटेरियल का वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी, ठीक है? सपोज ये नैनो पार्टिकल है, इसको मैंने किसी दूसरे मटेरियल में मिला, सपोज यहाँ पे दूसरा पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा नैनो पार्टिकल, और यहाँ पे बाकी जो ये पॉलीमर है, क्या ये पॉलीमर? पॉलीमर मैंने इसलिए बोला क्योंकि पॉलीमर नैनो पार्टिकल का कंपोजिट सबसे ज्यादा बनाया जाता है, मैक्सिमम, इन्हें ज्यादातर यही बनाया जाता है, ठीक? वो बात समझ में आ रही है? अब ये नैनो पार्टिकल यहां से भी इंटरेक्ट करेगा, यहां से, 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 सबसे करेगा, ठीक है? और जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जितना इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ बोलो। अंजना जोशी, हाँ सर। आप लोगों से क्वेश्चन है एक, ये समझा, ये पूरा पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक, इसलिए इसको समझाऊंगा पहले। ये अगर मेरे पास में नमक का ये इतना बड़ा गोला है और ये मैं पानी में डालता हूं, इतना बड़ा गोला पानी में डालता हूं, तो बोलो क्या होगा? पहले पानी की जो लेयर है वो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? सर कुछ नहीं होगा, सरफेस तो उतनी ही रहेगी क्योंकि उसके अवकाश रहेगा, इसलिए। तो बात सुनो मेरी, मैं पानी के गोले, इससे नमक के गोले की बात कर रहा, नमक का गोला। पहले पहले स्टार्ट में क्या होगा? पहले लेयर ऊपर जाएगा। काड़ी वाला बोलेगा, काड़ी वाला।
वो गाड़ी वाला मरियम, हाँ सर। बोलो। ये पहले बता, गाड़ी वाला लड़के का नाम है कि गर्ल? गर्ल। सर नेम है सर अच्छा कड़ी अच्छा। वाला। अच्छा, आपका मरियम नाम है ना? हाँ। हाँ, चलो ठीक है, अच्छी बात। बात सुनो मेरी, अब मुझे बता, मैंने नमक का एक गोला लिया बड़ा सा, वो पानी के गिलास में डाल दिया। उसके बाद में भावना की बारी है, इसलिए पहले गाड़ी वाला। अब मुझे बता, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा पानी का? इसकी जो ये है ना, ये लेयर, ये जो लेवल है, ये बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बोलो मरियम। अ- अच्छा छोड़ो। भावना राठौड़, नमक का गोला मैंने पानी में डाला, तो हाँ नमक सर, बढ़े। पानी की लेवल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी सर। यस। देखो, ये नमक का गोला जो मैंने पहले डाला ना इसमें, ये ये कुछ स्पेस यहाँ पे पकड़ेगा, इतनी स्पेस। मान लो इतनी स्पेस इसने पकड़ी, इतनी स्पेस का जो पानी था ना, वो ऊपर जाएगा। आप अभी जो ना, अभी ट्राई करो घर पे, पानी का एक गिलास ले लो, उसमें अपना हाथ डाल दो, तो उसका पानी का लेवल जो ना ऊपर जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने पढ़ा ना आर्किमेडीज प्रिंसिपल, आपका हाथ जो है वो पानी की जगह को, यानी पानी को रिप्लेस करेगा और पानी ऊपर जाएगा, लेयर ऊपर आएगी। लेकिन जब ये पानी का गोला धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है, यानी ये छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अगर मैं नमक को पाउडर फॉर्म में भी डाल दूं गिलास में, यहाँ पे नमक को लिया मैंने, इतना ही नमक, उसको पाउडर बना दिया और गिलास में डाल दिया, अब बताओ लेयर बढ़ेगी कि घटेगी? तो सर कुछ नहीं होगा, वो लेयर उतनी ही रहेगी क्योंकि उसमें छोटी हाँ, छोटी यानी जगह होगी पानी के अनुसार। शाबाश, यानी उसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उतना पॉलीमर का और नैनो पार्टिकल का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये एक फायदा है इसमें, हाई सरफेस एरिया का। ये फायदा है कि यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है, यानी वॉल्यूम चेंज जो है, वॉल्यूम चेंज वो लेस होती है जब हम नैनो पार्टिकल डालेंगे इसमें, नैनो पार्टिकल्स। अगर हम कंपोजिट बनाएंगे नैनो के बगैर, सपोज दो चीजों का, सपोज मैं रेत लेता हूं और वो पॉलीमर में डालता हूं, तो रेत की वजह से पॉलीमर का जो सरफेस एरिया है, या मैं सॉरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वो है कि नहीं? वो समझ में आया? हाँ सर, आया। भावना राठौड़, समझ में आया? हाँ सर, आया। गाड़ी वाला, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। गुड। अब देखो, यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा मैं आपको, जो आपको याद रखना है। ये जो पॉलीमर है ना, जिसमें मैंने ये पार्टिकल्स डाल दिए, ये ज्यादा अमाउंट में, ये पूरा ज्यादातर पॉलीमर ने कवर किया है ना? ये ज्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस है, उसको बोलता हूं मैं मैट्रिक्स। क्या बोलता हूं? मैट्रिक्स। इन्हें एक कंपोजिट हम बना रहे हैं जिसमें एक बल्क सब्सटेंस है पॉलीमर, दूसरा मैंने नैनो पार्टिकल बना दिया। इस बल्क सब्सटेंस को बोलूंगा मैं मैट्रिक्स, और इन पार्टिकल्स को बोलूंगा मैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, मैं आपको और एक चीज बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा है, तीसरा। ये जो पॉलीमर और नैनो पार्टिकल्स की, नैनो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज याद रखना, प्रॉपर्टीज।
वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन, दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर 1 साइज ऑफ नैनो पार्टिकल, नंबर 2 शेप ऑफ नैनो पार्टिकल, कि वो गोल है, मटोल है, लंबा है, चौड़ा है, प्लेट है, क्या है। तीसरी बात, नेचर ऑफ नैनो पार्टिकल, नेचर, उसका नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, वो किस चीज का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ, बोलते ना यार तू किस मिट्टी का बना हुआ है। इसी तरह से यहां पे बोलूंगा मैं ये किस चीज का बना हुआ है, उससे भी फर्क पड़ता है। सपोज मैं अगर आयरन नैनो पार्टिकल्स डालूंगा उसमें तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी, अगर मैं सिल्वर नैनो पार्टिकल्स डालूंगा तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डालूंगा तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और अगर मैं क्ले के नैनो पार्टिकल्स डाल दूंगा तब प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। सो प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन शेप, साइज, नेचर, और साथ साथ में नेचर के साथ साथ में चौथी जो चीज है ओरिएंटेशन। सपोज एक मटेरियल लिया मैंने, इस मटेरियल में मैंने नैनो रॉड्स डाल दिया। अब नैनो रॉड्स ऐसे भी रह सकती है एक ही लाइन में, या ये ऐसे भी रह सकती है, एक इधर रहेगा, दूसरा इधर रहेगा, तीसरा इधर रहेगा, रैंडम ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन ऑफ नैनो मटेरियल इज आल्सो मस्ट, it is also very important in deciding the properties of nano composites, I can see. समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया ना? तो इस पे ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे चौथी जो चीज है वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। पांचवी जो चीज है जो डिसाइड करती है वो है इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन कैसा है उस पे नेचर, इन्हें कंपोजिट की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी कि ये कैसा है, ये टफ है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये हार्ड है, सॉफ्ट मटेरियल है, क्या है ये सब इस पे डिपेंड करता है। बात मेरी समझ में आ रही? हाँ सर आ रही है। अब और एक चीज जो है, और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके अलावा, वो है डिस्पर्शन कैसा हुआ। डिस्पर्शन, या मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, यानी ये पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए, ये अच्छी तरह से डिस्पर्स हुए कि अच्छी तरह से नहीं हुए। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो उनको मटेरियल में डिस्पर्स करना इजी है। नैनो पार्टिकल्स आर इजी टू डिस्पर्स इन नैनो कंपोजिट, इसको फैलाना, इसमें बिखराना इजी है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम लेंगे कोई दूसरे बड़े मटेरियल्स, उनको डिस्पर्स करना, इन्हें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट है, उतना अच्छे से आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई ना? हाँ सर आई। शाबाश। अब और एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, नैनो कंपोजिट्स के बारे में। हमारे पास में जो नैनो कंपोजिट्स हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, और इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, अलग अलग इनके एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग इनके एडवांटेजेस। और इस बार मैं डिस्कस करूंगा इनके एडवांटेजेस, इन नैनो मटेरियल्स की एडवांटेजेस क्या है, नैनो मटेरियल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम नैनो कंपोजिट्स क्यों बनाते हैं। एक तो मैंने बताया आपको ये सब चीजें। अब इसकी एडवांटेजेस कहां कहां पे, कौन कौन से फील्ड में, और हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते, क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे बात जो नंबर 1, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ले लो, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मैं इंप्रूव कर सकता हूं। इंप्रूव
जैसे मेरे पास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ, मटेरियल को ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं हम, ठीक है। मटेरियल को बल्क मॉड्यूलस, या मैं बताऊंगा ऐसे कि फ्लेक्सिबल बना सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं, आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी प्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, और अपनी मर्जी पे बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, यह आपके हाथ में है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी बात जो है, नैनो कंपोजिट्स बनाने के बाद में थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। मैं आपको एक बात समझा देता हूं। सपोज मेरे पास पॉलीथीन जाता है ना, कुछ टेम्परेचर के बाद में पिघल जाता है, डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें नैनो पार्टिकल सपोज क्ले के डाल दूं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब ये मर नहीं है, प्योर पॉलीथीन नहीं है, अब ये नैनो, ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। और एक बात, तीसरी बात, अगर मैं बात करता हूं नैनो कंपोजिट्स की, जैसे पॉलीमर्स की, आप इसमें फ्लेम जनरेशन जो है, फ्लेम, वो आप हिंडर कर सकते हैं। हिंडर मतलब स्टॉप कर सकते हैं, इन्हें कम कर सकते हैं, रुका सकते हैं, इसमें आग लगने के चांसेस कम हो सकते हैं। सपोज मेरे पास पॉलीथीन है, उसमें मैंने क्ले के साथ में नैनो कंपोजिट बनाया, तो पॉलीमर तो पूरा ऑर्गेनिक है, वो तो जलना ही जलना है। लेकिन अगर मैं उसके साथ में क्ले मिला दूं, क्ले तो जलता नहीं है, इसलिए क्ले मिलाने से मैं उसकी जो फ्लेमेबिलिटी है वो कम कर सकता हूं, या मैं स्मोक को रिड्यूस कर सकता हूं, स्मोक रिड्यूस कर सकता हूं मटेरियल में, ठीक। और मैं इसका सरफेस एरिया बढ़ा सकता हूं, सरफेस एरिया, अपीयरेंस वो बढ़ सकती है मटेरियल की। हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, याद रखना, क्या बढ़ा सकते हैं, कंडक्टिविटी। पांचवा मैं बोलूंगा इंप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, मैं समझा दूं, इंप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे मेरे पास में पॉलीथीन है, पॉलीथीन, पॉलीथीन तो बैड कंडक्टर है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर नैनो मटेरियल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स है हमारे पास में, अगर मैं वो इंसर्ट कर देता हूं इसमें, कार्बन नैनो ट्यूब्स, एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स आर कंडक्टिंग, तो इसमें एक फ्लेक्सिबल कंडक्टर मुझे मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल कंडक्टर। इसी तरह से छठा, मटेरियल की केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूं, केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ मटेरियल को इफेक्ट करते हैं, अगर हम उसमें कोई दूसरा मटेरियल मिला देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ना करता हो, इन्हें हम एक कंपोजिट बनाएंगे, वो भी नैनो लेवल का, एक अच्छी क्वालिटी का कंपोजिट, तो हम केमिकल रेजिस्टेंस उसमें बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से सातवां में लूंगा एनहेंस्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो आप मुझे बताओ, आपके पास में कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हम बढ़ा सकते हैं? बोलो। मान लीजिए मेरे पास में पॉलीथीन है, पॉलीथीन, सिंपल पॉलीथीन में एक ले रहा हूं एग्जांपल, क्योंकि ये सबको मालूम है। पॉलीथीन है मेरे पास में, मैं इसको
कलर्ड बनाना चाहता हूं, मैं इसको फ्लोरिसेंट बनाना चाहता हूं, तो बोलो मैं क्या करूंगा, कौन सी चीज इसमें मिला दूंगा कि ये फ्लोरिसेंट पॉलीथीन बन जाए? बोलो। तो नहीं आइडिया आ रहा है। क्यों आइडिया नहीं आ रहा है? आइडिया का सिम लगाना था ना मोबाइल में, तो आ जाता। भावना राठौड़, भावना, हाँ सर। केम छो, मजामा छो? हाँ सर, मजामा। मजामा छो। तो बोलो कौन सी चीज में इसमें इंसर्ट कर दूं पॉलीमर में कि वो फ्लोरिसेंट हो जाए, वो चमकीला हो जाए, वो सर ल्यूमिनेसेंस दिखाए? कोई ऐसा बोलो पदार्थ बोलो हो बोलो। कि जो लाइट एब्जॉर्ब करके वो अपनी एनर्जी पॉलीथीन को दे दे, पर उसका पर्टिकुलर पॉलीथीन वर्ड को नहीं देने की याद आ क्या रहा है। जरूरत है? पॉलीथीन को देने की क्या जरूरत है? वो इमिट ही कर दे तो काफी। कोई है क्या ऐसा, हमने कोई सब्सटेंस ऐसी पढ़ी जो लाइट एब्जॉर्ब करके दूसरी लाइट देता है, फ्लोरेसेंस दिखाता है, कमी ल्यूमिनेसेंस दिखाता है या ल्यूमिनेसेंस दिखाता है? अभी मरियम ने भी थोड़ा पढ़ा होगा, बोलो मरियम, तुमने भी तो पढ़ा अभी। है कोई ऐसी चीज को याद आ रही होगी? हाँ सर, क्वांटम डॉट्स हो है ना वो। हाँ, तुम्हारे दिमाग कहाँ है? अब गुजरात वाले जो ना भैंस का दूध ज्यादा पीते हैं ना। ओ अंजना, हाँ सर। अंजना, हाँ सर। भैंस का दूध ज्यादा मिलता है कि गाय का दूध ज्यादा मिलता है? नहीं सर, दोनों मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं आऊंगा ना तो मुझे भैंस का दूध वहां पे ला के दे देना, क्योंकि वहां पे भैंसे बहुत। अब देखो, भैंस का दूध ज्यादा मत पिया करो, उससे जल्दी दिमाग में बात नहीं आ जाती। गाय का दूध करो, बकरी का। अब मजाक कर रहा हूं मैं, देखो बात सुनो। क्वांटम डॉट्स तो अभी हमने पढ़े ना। अगर मैं क्वांटम डॉट्स जो ले लूं, क्वांटम डॉट्स दीज आर नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स। अगर मैं इन क्वांटम डॉट्स का साथ में नैनो कम बना दूं, तो पॉलीथीन फ्लोरिसेंट क्या वो नहीं बन सकता? तो बोलो। तो क्या हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? भावना, हाँ सर। हाँ सर, हो समझ में सकता आ है। रहा? हाँ हाँ। हो सकता है ना, क्वांटम डॉट्स मिला दो उसमें, जैसे इसने कहा अभी, हाँ सर। इसने, अंजना ने। तो इजीली हम क्वांटम डॉट्स इसमें मिला के उसको, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एनहांस कर सकते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मटेरियल्स। इसी तरह से आप उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एनहांस कर सकते हैं बाय एडिंग सम मेटल्स, है ना? आप जो मर्जी आए उसमें कर सकते हैं, जो मर्जी आए चेंज कर सकते हैं। और अब हमारे पास में जो नैनो मटेरियल्स हैं, उनको अगर आप पॉलीमर के साथ में मिलाएंगे तो आप इजीली नैनो मटेरियल्स की फिल्म्स भी बना सकते हैं ना। दोनों तो हाँ फायदा, सर। नैनो नैनो पार्टिकल्स को भी फायदा है और पॉलीमर को भी फायदा है। तो आप फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हैं इसका। मैं बोलूंगा एट पॉइंट, फिल्म फॉर्मिंग एबिलिटी। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, बोलो? और क्या कर सकते हैं आप इन नैनो मटेरियल्स को? इस तरह से अगर आप ये चीजें कर सकते हैं इनमें, तो आप इनको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, अगर मेरे पास में सपोज वेस्ट पॉलीथीन है, वेस्ट पॉलीथीन, वेस्ट पॉलीथीन को उठा के अगर मैं कंपोजिट में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है कि मैं एक नया मटेरियल बना रहा हूं?
एक वेस्ट से जो वेस्ट बॉटल है, जैसे गुजरात के समंदर में पड़ी हुई है, उनको उठा के वहां से आप अच्छी तरह से मतलब यूज करके आप नैनो कंपोजिट्स बना सकते हैं ना। उससे तो मटेरियल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और एनवायरनमेंट भी क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम, या सोसाइटल रिस्क जो जैसे ये फायर रेजिस्टेंट वगैरह रहता है, केमिकल रेजिस्टेंट वगैरह रहता है, तो सोसाइटी में जो रिस्क वगैरह है, रिस्क यानी डेंजर्स जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वो बात सर। समझ में आ रही है? अब देखो, हाँ आ रही है। अब नैनो कंपोजिट जो बनाते हैं हम, नैनो कंपोजिट थोड़ा सा ही रह गया है, इसके बाद में फिनिश हो जाएगा ये। नैनो कंपोजिट जो रहता है इसमें हम करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंड करना मतलब क्या होता है? मिला देना, मिला देते हैं हम। ऑर्गेनिक मिला सकते हैं, ऑर्गेनिक इन्हें दोनों ऑर्गेनिक होंगे। नैनो मटेरियल भी ऑर्गेनिक और मैट्रिक्स भी ऑर्गेनिक। मैट्रिक्स समझ में आया ना क्या है? वो हाँ सर, मैट्रिक्स जैसे मालूम है ना? डिस्पर्जन मीडियम होता है ना। हाँ यस, यानी जो मेजर मीडियम रहता है, मेजर में उसको मैं बोलूंगा मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे डिस्पर्सन। गुड, समझ में आया? या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कार्बन नैनोमेट पॉलीमर ले सकते हैं, मेटल पॉलीमर ले सकते हैं, मेटल ऑर्गेनिक ले सकते हैं, जो मर्जी आए वो। आप नैनो क्लस्टर जैसे फ्लोरीन, क्लेज, मेटल्स, मैं इनका नाम भी लिखता हूं, नैनो मटेरियल्स में आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरीन्स, मेटल नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह से क्लेज ले सकते हैं, क्ले नैनो पार्टिकल्स, या आप ले सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स, सेमीकंडक्टर्स, या क्वांटम डॉट्स, जो मर्जी आए आप इनको लेके बना सकते हैं नैनो कंपोजिट्स। ठीक, या आप पॉलीमर के साथ में मिला सकते हैं, जो मर्जी आए उसमें मिला सकते हैं। अब जो हमारे पास में नैनो मटेरियल्स है ना, नैनो मटेरियल्स की अलग अलग वैरायटीज हैं, और इसी तरह से जो मैट्रिक्स हम इसमें यूज करते हैं, मैट्रिक्स, उसकी भी अलग अलग वैरायटीज ले सकते हैं। जैसे नैनो मटेरियल्स का मैंने बताया, यहाँ पे मटेरियल्स जो फ्लोरीन, मेटल, क्लेज, मेटल ऑक्साइड्स, सेमी मेटल्स वगैरह ले सकते हैं। और मैट्रिक्स में भी हम पॉलीमर ले सकते हैं, मेटल्स ले सकते हैं, या कार्बन मटेरियल ले सकते हैं, बायो मटेरियल ले सकते हैं, अलग अलग चीजें लेंगे तो हमारे पास में अलग अलग हाई वैल्यू एडिड मटेरियल्स बन सकते हैं, यानी जिनका वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में अलग अलग टाइप के नैनो कंपोजिट्स होंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नैनो कंपोजिट्स। एक मिनट में पेज लेके आता हूं। हाँ, मिल गया। ये लाइट आ रही है आप लोगों को? अच्छा से दिख रहा है ये? हाँ सर, दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट कम हो गई जैसे। चलो कोई बात नहीं, इसमें मोबाइल में, हाँ मोबाइल में ठीक है, और दिख रही है। अब मैं टाइप्स ऑफ नैनो कंपोजिट्स बताता हूं आपको। टाइप्स ऑफ नैनो कंपोजिट्स, मैं इसको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे से बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि नैनो कंपोजिट्स वरना बोरिंग हो सकता है अगर इसको सिस्टमेटिक वे से नहीं बताए तो। नैनो कंपोजिट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, दो हिस्सों में इसकी मैं दो टाइप्स बना सकता हूं। एक मिनट, शेड आ रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ये? अब क्लियर आ रहा? हाँ सर, पर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। अभी अभी क्लियर आ गया है।
चलो एक मिनट, नहीं ये थोड़ा बेंड हो गया था, इसमें प्रॉब्लम हो गया था कुछ। देखो एक नैनो कंपोजिट है पॉलीमर बेस्ड, पॉलीमर बेस्ड। दूसरा है नॉन पॉलीमर बेस्ड, पॉलीमर बेस्ड। ज्यादातर जो नैनो कंपोजिट्स है ना वो ये है पॉलीमर बेस्ड, ये याद रखना। इसलिए मैं बार बार पॉलीथीन 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 बोल रहा था। पॉलीमर बेस्ड में फर्दर 4 क्लासेस हैं हमारे पास। पॉलीमर बेस्ड में कितने फर्दर हैं? 4 क्लास। कौन कौन सी क्लास? एक है पॉलीमर सिरामिक, दूसरा जो है वो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर। एक मिनट मैं थोड़ा सा, आयान आयान अंडी जी, चाय चाय का चाय का पका, वो चाय मंगा रहा था, मैं कश्मीरी में बोल दिया। दूसरा है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये और एक कंपोजिशन है। तीसरा जो कंपोजिशन है, तीसरा जो नैनो कंपोजिट बना सकता हूं मैं, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हाइब्रिड ले सकते हैं हम, हाइब्रिड। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का हाइब्रिड बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, हाइब्रिड पॉलीमर। यहां पे इनऑर्गेनिक पॉलीमर और ऑर्गेनिक पॉलीमर दो को मिलाएंगे। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, मिक्सचर। जैसे अगर आप स्प्राइट और पेप्सी मिलाएंगे तो उसमें जो टेस्ट आएगा ना वो आएगा स्प्राइट का भी और पेप्सी का। और नया जो कोल्ड ड्रिंक बनेगा ना उसको मैं ना तो स्प्राइट बोलूंगा ना पेप्सी बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा स्प्राइट पेप्सी। ठीक है। अब चौथा जो है इसमें वो है पॉलीमर लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। पॉलीमर के साथ में लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। लेयर्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको मैं बताता हूं शॉर्टकट में। हमारे पास में कुछ सिंथेटिक लेयर्ड स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं और कुछ नेचुरल भी। जैसे क्लेज हमारे पास में रहता है, क्लेज जैसे मोंट मोरिलोनाइट है, बेंटोनाइट, कॉलिन क्लेज, दीज आर क्लेज, क्ले। आपके वहां पे जो गांव रहते ना, गांव, गांव में पहले दीवारों पे एक सीमेंट के बदले में या कलर के बदले में एक मिट्टी का कलर लगाते थे। याद है आप लोगों को? कुछ कहीं पे देखा है आप लोगों ने? हेलो, श्रद्धा बोलो, देखा है? सर देखा कभी वो दीवारों को मिट्टी का कलर लगाते हुए? हाँ, हमारे गामड़े में लगाते हैं। हाँ, गुड। और आपने मरियम, मरियम मारू बोलो जल्दी। भावना, हाँ सर। हाँ यस। और अंजना, आपने सवाल पूछा तो मेरा नेट बंद हो गया था तो सुना ही नहीं है। नेट ही बंद हो जाता, चल। मैंने पूछा क्या गांव में जो पुराने घरों में लगाते ना दीवार पे एक वो मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी कलर के बदले में मिट्टी का लेप लगाते हैं, देखा कभी आपने? हाँ वो सर, वो गोबर और मिट्टी दोनों मिक्स करके बनाते हैं, वो उनकी बात कर रहे हो? हाँ यस 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 यस। चलो आपने आपने हाँ मेरा एक काम आसान कर दिया। गोबर और मिट्टी जो ना दोनों अगर मिलाएंगे ना तो वो एक कंपोजिट बन जाता है। ठीक है, उसको मैं बोल सकता इट इज बायो कंपोजिट। क्या है ये? बायो कंपोजिट। बायो कंपोजिट, यस।
देखो वो जो दीवार पे लगाते हैं ना मिट्टी, वो पतली मिट्टी रहती है, बहुत बारीक मिट्टी, उस मिट्टी को बोलते हैं क्ले। और वो क्ले जो ना, उसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है। आप क्ले को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो आपको ऐसे लेयर्स दिखेंगे, यानी शीट्स दिखेंगे, शीट बाय शीट। सो दिस कॉल्ड लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने पॉलीमर लेयर स्ट्रक्चर्स। यानी उनका अगर आप इन्हें पॉलीमर का और मिट्टी का, इन्हें क्ले का अगर आप नैनो कंपोजिट बनाएंगे तो उससे, उसको हम कहते हैं पॉलीमर लेयर्ड नैनो कंपोजिट्स। और जो नॉन पॉलीमर बेस्ड है, नॉन पॉलीमर बेस्ड, नॉन पॉलीमर बेस्ड, यानी जिसमें पॉलीमर इसलिए नहीं यूज ही नहीं कर, वो जो नैनो कंपोजिट्स हैं वो हमारे पास में मेटल नैनो कंपोजिट्स हैं, यानी मेटल्स के बने हुए रहते, मेटल नैनो कंपोजिट्स, मेटल नैनो कंपोजिट, एनसी का मतलब नैनो कंपोजिट यहाँ पे। इसी तरह से मेरे पास में सिरामिक्स, जो मिट्टी के बर्तन बने रहते हैं ना, बनने के बाद में जो हाँ। आपको मटेरियल मिल जाता है उसको मैं बोल सकता हूँ सिरामिक मटेरियल है, सिरामिक। ठीक, या फिर दो सिरामिक्स को मिला सकते हैं हम, सिरामिक नैनो कंपोजिट बोलूंगा मैं, या सिरामिक सिरामिक नैनो कंपोजिट, सिरामिक और दूसरा भी सिरामिक नैनो कंपोजिट, एनसी। तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप्स। अब इन टाइप्स को जो ना, ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, डिटेल। सबसे पहले बताएंगे या डिस्कस करेंगे हम नॉन पॉलीमर बेस्ड, यानी ये वाले। इसमें से सबसे पहले कौन सा लेंगे? सबसे पहले लेंगे मेटल वाला। इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको नए पेज पे लिख के इसको यहीं पे खत्म कर देंगे, ये यहीं पे निपटा देंगे। देखो, जो बाई मेटेलिक नैनो पार्टिकल्स रहते हैं, बाई मेटेलिक मतलब सपोज कॉपर और निकल का मिला के अगर नैनो कम पार्टिकल बनाएंगे, ठीक है, जैसे, हाँ, एलॉय होता है, हाँ, पीतल। एलॉय, यस, एलॉय की तरह। अब अगर ये नैनो नैनो मटेरियल्स बनाती हैं, या इसमें से एक जो ना, एक मटेरियल का बनाते हैं हम कोर, एक मेटल का कोर, और दूसरे मेटल का हम शेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शेल। इसको बोलते हैं कोर शेल नैनो मटेरियल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोर कोर शेल शेल नैनो मटेरियल्स। तो इनको मैं बोल सकता हूं कि दीज आर मेटल नैनो कंपोजिट्स, क्योंकि यहां पे हम दो सब्सटेंसेस आपस में मिलाते हैं। ठीक है, अब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलाने से क्या होता है, जैसे एलॉयज में होता है, क्या होता है? एक तो वो रेजिस्टेंट टू करोजन हो जाती है ना, इनमें सुपर प्लास्टिसिटी आती है, सुपर प्लास्टिसिटी, इन्हें आप इनको लेप बना, इनका लेप अच्छा बना सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स मिल जाते हैं हमें, लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स। इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ जैसे अलॉयज में होता है, और इंक्रीज्ड हार्डनेस, हार्ड मटेरियल्स हमें मिलते हैं ना। इंप्रूव्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये हम इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आया ना? हाँ सर। जैसे एक एक कंपोजिट बताता हूं मैं आपको, प्लेटिनम रुथीनियम कंपोजिट है, प्लेटिनम रुथीनियम नैनो कंपोजिट, ये है हमारे पास। अब इसके बाद में दूसरा जो है, दूसरा जो टाइप है वो है सिरामिक बेस्ड।
यानी सिरामिक। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सिरामिक नैनो कंपोजिट कैसे बनाएंगे आप? सिरामिक कंपोजिट का मतलब रहता है सिरामिक बेस्ड नैनो कंपोजिट्स विद मोर देन वन सॉलिड फेज, जिसमें एक से ज्यादा सॉलिड फेज होंगे। सिरामिक ही होंगे, एक से ज्यादा सॉलिड फेज होंगे, और उन सॉलिड फेजेस में से कम एक फेज जो है वो नैनो डायमेंशन में होना चाहिए, नैनो स्केल रेंज में आना चाहिए। समझ में आया ना? हाँ सर। शाबाश। यानी ये सिरामिक्स, लेकिन मल्टी फेज सिरामिक्स, मल्टी फेज, उसमें से एक फेज जो है, एक फेज एटलीस्ट, वो नैनो डायमेंशन में आना चाहिए। किसमें? नैनो डायमेंशन में। नैनो डायमेंशन का मतलब यहां का जो नैनो डायमेंशन है यहां पे, मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा आपको। यहां का जो नैनो डायमेंशन है वो है लेस देन 50 टू 100 नैनोमीटर। 50 टू 100 नैनोमीटर से कम में आना चाहिए वो। एक जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हमारे पास में हाइड्रोक्सी एपिटाइट है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ये एक मिनरल है। दूसरा है टाइटेनिया, एक मिनरल। दोनों को मिलाएंगे तो कंपोजिट बनेगा। क्या बनेगा? कंपोजिट। अब इन दो मटेरियल्स में से अगर मैं सपोज टाइटेनिया नैनो रेंज में ले लूं, 50 टू 100 नैनोमीटर के बीच में ले लूं, समझ में आना? तो यहां पे जो कंपोजिट बनेगा, ये कंपोजिट, ये पूरा कंपोजिट है। टाइटेनिया और हाइड्रोक्सी एपिटाइट मिला के कंपोजिट है, दो मिनरल से बना हुआ। लेकिन इसमें एक मिनरल नैनो रेंज में, नैनो साइज में, दूसरा नैनो साइज में नहीं है। इसको बोल सकता हूं मैं नैनो कंपोजिट। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब यहां पे जो नैनो कंपोजिट है ना, यहां पे हमारे पास में इसमें दो फेज है। कौन कौन सा फेज है इसमें? इसमें अभी जो ना कौन कौन सा फेज है, ये जो बना रहा हूं मैं यहां पे? मैट्रिक्स एंड डिस्पर्जन फेज। हम्म मैट्रिक्स एंड डिस्पर्जन फेज। तो वो तो समझ में आया, लेकिन ये जो बनाया ना मैंने, ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट और टाइटेनिया। भावना बोलो। भावना राठौड़। हाँ सर। इसमें कितने फेज हैं? हाइड्रोक्सी एपिटाइट ऑब्लिक टाइटेनिया। तो फेज मतलब मालूम है फेज किसको कहते हैं? हम्म हाँ सर, सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं 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 नहीं। फेज का मतलब रहता है जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग हो। जैसे अगर मैं सॉलिड में ले लूं, मेरे पास में सॉलिड फास्फोरस है। एक फास्फोरस है रेड फास्फोरस, दूसरा है व्हाइट फास्फोरस, तीसरा है ब्लैक फास्फोरस। आप इनको सॉलिड लिक्विड गैस बोलेंगे? नहीं सर, वो 3 फेज में नहीं होगा। सर। वो अलग अलग फेज है क्योंकि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ पे भी ये दो फेज है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी एपिटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा और टाइटेनिया का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा। फेज अलग चीज है और स्टेट अलग चीज है। स्टेट इज मैक्रोस्कोपिक डेफिनेशन बट फेज इज माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। कभी भी इस विजन में मत रहना कि फेज और स्टेट एक जैसी है। फेज अलग बात है और स्टेट जो अलग बात है।
स्टेट हम देखते हैं बल्क में प्रॉपर्टी है, वो है स्टेट। और जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, समझ में आया ना, तो तब हम कहते हैं हाँ, फेज। दो फेजेस का सेम स्टेट हो सकता है, लेकिन दो स्टेट्स का सेम फेज नहीं हो सकता, ये याद रखना। नाउ बोलो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बोलो। हाइड्रोक्सी एपिटाइट और टाइटेनियम में कितने फेज है आप? 2 फेज है। कौन कौन सा? वो एक हाइड्रोक्सी एपिटाइट का है और वो टाइटेनियम ऑक्साइड का है। यस, यू आर राइट। इसका अलग फेज होगा, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर एक फेज इन दोनों रेंज में है तो मैं बोलूंगा इसको नैनो मटेरियल। क्या बोलूंगा? नैनो मटेरियल। अब इन दोनों मटेरियल को जब मिलाते हैं हम, तो ये हमें दिखाते हैं कंबाइंड। कंबाइंड यहां पे ये दिखाते हैं कंबाइंड। कंबाइंड क्या क्या? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दे शो कंबाइंड प्रॉपर्टीज। नाउ समझ में आया? हाँ सर। अब इनमें इनमें आप एक चीज देख सकते हैं, इनको आप करेक्टराइज कर सकते हैं इससे। इनमें बेटर टफनेस होगी, इंक्रीज टफनेस, इन्हें ज्यादा टफ होंगे आप ये टफनेस। इंक्रीज इलास्टिसिटी, इंक्रीज डक्टाइलिटी। इनको शीट्स में आप फैला सकते, आप इनको सकते हैं रबर की तरह। जिस तरह अगर आप सूखी मिट्टी लेंगे ना, सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी दोनों में स्ट्रेचिंग किसमें अच्छी होगी? बोलो। तो हमारे पास में स्ट्रेचिंग मड सर है गीली और मिट्टी में होगी। गैस, उसको आप फैला सकते हैं, डक्टाइल है वो, उसको आप लंबी लाइन में खींच सकते हैं, राइट। तो वहां पे डक्टाइलिटी ज्यादा है। इस तरह से यहाँ पे भी इंक्रीज्ड हार्डनेस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। यहाँ पे डक्टाइलिटी इंक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है मटेरियल की। ये खास बात है सिरामिक नैनो कंपोजिट्स में। अब नया जो है वो सिरामिक। सिरामिक यानी यहाँ पे दो सिरामिक्स हम मिला देते हैं, बोथ आर सिरामिक्स। सिरामिक, सिरामिक नैनो कंपोजिट। समझ में आया ना? क्या हुआ? कनेक्शन कट रहा है? वो समझ में आया ना? हाँ सर। जैसे मेरे पास में एक सिरामिक है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। समझ में आया ना? हाँ। तो ये भी दो सिरामिक्स को मिला के मैं एक नैनो कंपोजिट बना सकता हूं, उसको बोलता हूं मैं सिरामिक। सिरामिक नैनो कंपोजिट। और दोनों जो है दोनों नैनो रेंज में रह सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड सिरामिक। सिरामिक नैनो कंपोजिट। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं लेता हूं हाइड्रोक्सी एपिटाइट और कैल्शियम फॉस्फेट, राइट। या मैं जिरकोनिया, जिरकोनिया नैनो पार्टिकल्स और
एल्यूमिना नैनो पार्टिकल्स, एल्यूमिना, इनको मिला देता हूं, इससे इसकी टफनेस बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है। समझ में आया? हाँ सर। दोनों नैनो पार्टिकल, दोनों नैनो मटेरियल्स, दोनों। इसको मैं बोलूंगा सिरामिक, सिरामिक नैनो कंपोजिट्स। दांत जो रहते हैं ना, दांत इंसान की, कभी कभी नकली दांत बनाते हैं ना, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। जो नकली नकली दांत रहते हैं ना इंसानों के, तो वो रहते हैं नैनो कंपोजिट्स। और वो भी कौन से नैनो कंपोजिट्स? सिरामिक, सिरामिक नैनो कंपोजिट। इसको मैं बोलूंगा टूथ एनेमल, टूथ एनेमल, यानी दांत की ऊपर की जो लेयर रहती है, प्रोटेक्टिव लेयर, वो सिरामिक, सिरामिक की बनी हुई रहती है। समझ में आया? हाँ सर। अब लेते हैं हम पॉलीमर बेस्ड, जिसको जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है, ठीक है? पॉलीमर बेस्ड जो रहते हैं, पॉलीमर बेस्ड, पॉलीमर बेस्ड जो नैनो मटेरियल्स रहते हैं हमारे पास में, इनमें कोई भी पॉलीमर ले लो और पॉलीमर के साथ में नैनो पार्टिकल्स यानी नैनो मटेरियल्स मिला देते हैं हम, नैनो मटेरियल्स 1 to 50 नैनोमीटर रेंज के, छोटे, ताकि पॉलीमर को पता ना चले कि मेरे अंदर कोई नई चीज इंसर्ट हुई है। अब ये नैनो मटेरियल किसी भी शेप के रह सकते हैं, स्फेरिकल, लेमिलर, रॉड शेप्ड, ये डिस्क शेप्ड रह सकते हैं, ठीक है? इस तरह से 1D, 2D, 0D, कुछ भी रह सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। अगर आप नैनो कंपोजिट्स बनाते हैं पॉलीमर के, तो आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो और वेस्ट मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे फोम्स वगैरह बना सकते हैं आप, ब्लेंड्स वगैरह बना सकते हैं इससे। तो ये खासियत है इसकी। समझ में आया? हाँ सर। मगर इनको बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स लगती है, इनको बनाना आसान नहीं है। समझ में आया? हाँ। इनको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इनको ये कहा जाता है कि दीज आर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स। समझ में आया क्या बोलते हैं इनको? रीइंफोर्स्ड या रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स बोलते हैं इनको। अगर आप पॉलीमर्स में नैनो मटेरियल्स इंसर्ट करते हैं ना, तो आप डक्टाइलिटी, कंडक्टेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सब इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, आप प्लास्टिसिटीज कर सकते हैं। और इन कंपोजिट में खास बात क्या रहती है, ये रिसाइक्लेबल रहते हैं, रिसाइक्लेबल। तो बात समझ में आई? और इसमें हाँ कौन कौन सी चीज मिला सकते हैं आप पॉलीमर में? पॉलीमर बेस में पॉलीमर और सिरामिक मिला सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर मिला सकते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का हाइब्रिड बना सकते हैं, पॉलीमर और सिरामिक लेयर्स बना सकते हैं। इसमें एक जो बहुत ही मशहूर है वो है पॉलीमर क्ले।
पॉलीमर, क्ले, नैनो कंपोजिट्स, ये सबसे ज्यादा मशहूर है। और पॉलीमर में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे चाय गिर गई मेरी, एक मिनट पे चाय गिर गई है थोड़ा सा। पॉलीमर में बहुत सारी सब्सटेंसेस है मेरे पास में, पॉलीथीन के अलावा। जैसे मेरे पास में रबर है, रबर भी पॉलीमर है ना? हाँ सर। या स्टायरीन है, या स्टायरीन ब्यूटाडाइन डाइन रबर है, या इथाइलिन विनाइल एस्टेट रबर है। इसको आप यूज कर सकते हैं, आप इसके साथ क्लेज मिला सकते हैं, आप इसके साथ सिलिका और के मिलाने के बाद में आप इनको नैनो कंपोजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन नैनो डिफरेंट मटेरियल्स में आप यूज कर सकते हैं। सपोज एक मटेरियल बोलता हूं मैं, अगर मैं रबर में, रबर जो रहता है रबर, रबर में नैनो सिलिका मिला दूं, क्या मिला दूं? नैनो सिलिका। तो इस मटेरियल को मैं यूज कर सकता हूं गोल्फ बॉल में। गोल्फ रहता है ना, गोल्फ बॉल, गोल्फ जिसको आप कहते हैं, हम यहाँ पे गोल्फ है, आप लोग गोल्फ कहते हैं, गोल्फ। वहां पे छोटी बॉल रहती है, बहुत हार्ड बॉल रहती है, वो छोटी बॉल, उसको मारते हैं, उसमें हम ये नैनो सिलिका मिला देते हैं और उससे उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जो टेनिस बॉल रहती है, टेनिस बॉल ऐसे रबर की बनी हुई रहती है, लेकिन उस रबर में सुराख रहते हैं, छोटे छोटे सुराख जो आपको नजर नहीं आते लेकिन रहते हैं। उससे क्या है, एयर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकती है और उन सुराखों की वजह से वो जो बॉल रहते हैं वो फट जाते हैं, ब्रेक होते हैं। लेकिन अगर हम इस रबर वाले बॉल में क्ले मिला दें, क्ले नैनो कंपोजिट बना दे इसका, तो इसकी जो टफनेस है वो बढ़ जाती है, इसकी टफनेस बढ़ जाती है और इसका जो बैरियर है वो बढ़ जाता है। ना अगर आपके पास में दो बॉल्स है, सपोज आधी बॉल मैंने यहाँ पे ली, वो सिंपल रबर की है, और दूसरी बॉल जो है वो क्ले नैनो कंपोजिट की है, इसके थ्रू आर पार इजीली एयर जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि पे जो सुराख हैं, छोटे छोटे सुराख, वो क्ले नैनो पार्टिकल से भर जाते हैं, ये स्टिफ मटेरियल बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लेज को या क्ले नैनो कंपोजिट्स को हम बैरियर एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एयर अंदर बाहर नहीं जा सकता, यहाँ पे इजीली जा सकता है। तो दोनों में फर्क है ना, दोनों में ह्यूज डिफरेंस। बात समझ में आई? हाँ सर। और पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स की जो खास बात है वो है कि सबसे पहले नंबर 1 बोलूंगा, अगर आप पॉलीमर को यूज करते हैं लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी वेस्ट पॉलीमर उठाओ, उसको नैनो कंपोजिट में करो और एक अच्छा मटेरियल बनाओ, यूजफुल मटेरियल बनाओ उससे, उस एनवायरमेंटल रिमेडिएशन होगा। एक आपकी एनर्जी बच जाएगी, एनर्जी सेविंग हो सकती है, या एनर्जी स्टोरेज, इसमें भी आप एनर्जी स्टोरेज के लिए भी काम कर सकते हो और एनर्जी बच भी जाती है, क्योंकि आपने जो मटेरियल ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी मटेरियल को आप यूज करते हैं। तीसरी बात, अगर आप इसमें पॉलीमर में लाइट एब्जॉर्बिंग नैनो पार्टिकल्स मिला देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्बर बनेगा, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन हो सकता है,
जिस तरह से टाइटेनियम वगैरह करता है या क्वांटम डॉट्स करते हैं। आप इसको सेंसिंग में यूज कर सकते हैं, सेंसिंग, नैनो मटेरियल्स मिला के, सेंसर्स मिला के सेंसिंग में यूज कर सकते हैं। पांचवा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी में यूज कर सकते हैं, सेफ्टी में। देखो ट्रांसपोर्ट में कहां कहां यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसमें जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स बना सकते हैं इसके, जिसमें आप एसिड वगैरह ले जा सकते हैं या केमिकल्स ले जा सकते हैं, क्योंकि हम नैनो कंपोजिट से एसिड रेजिस्टेंट मटेरियल बना सकते हैं, तो आपको आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी। इसी तरह से टायर्स वगैरह जो है, टायर्स, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी वो बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दिस। इस तरह से छठा, डिफेंस सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हैं। डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे मटेरियल्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको, सिरामिक्स को, और यूज होते भी है। इस तरह से इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हैं, या आप कैटालिसिस में यूज कर सकते हैं, नोवल कैटालिस्ट, जैसे पॉलीमर सपोर्टेड मेटल आयंस आप कह सकते हैं, कैटालिस्ट्स। आप इन सब चीजों के लिए इन पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स को यूज कर सकते हैं। और अभी मैंने आपसे कहा कि इनमें बैरियर, ये जो ना, इनमें बैरियर कैपेसिटी रहती है, बैरियर प्रॉपर्टी, यानी ये इजीली मटेरियल, अगर इनका कोई मटेरियल बना होगा, कोई पॉलीमर ऐसा है जिसमें ये नैनो मटेरियल्स हमने डाल दिए हैं, तो वो मटेरियल इजीली अपने थ्रू एसिड, टॉल्यूइन, वाटर, एयर, इन सबको इजीली नहीं जाने देता। यानी ये आपको केमिकल बैरियर भी बना के देता है, वाटर बैरियर भी, एयर बैरियर भी आप इससे बना सकते हैं। समझ में आना? और हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, अगर आप, ये वाटर बैरियर है इसमें, यानी ये वाटर को आर पार नहीं जाने देता, तो आप इसको वाटर बॉटल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनर में यूज कर सकते हैं, टॉल्यूइन कंटेनर में यूज कर सकते हैं, फूड पैकेजिंग, फूड पैकिंग में यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें ये सब चीजें हैं। ये एयर को भी जाने नहीं देता, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, वाटर को भी जाने नहीं देता, यानी फंगस नहीं लग सकता, केमिकल से बचा सकता आप। तो यानी आप ऑलमोस्ट हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपने किसी मटेरियल में सपोज सिल्वर नैनो पार्टिकल्स डाल दिए, तो ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स डालने की वजह से इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी आ जाती है, एंटी माइक्रोबियल, क्योंकि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर एंटी माइक्रोबियल इन नेचर। अगर ये एंटी माइक्रोबियल पॉलीमर बन गया, तो आप इसको मेडिकल में यूज कर सकते हैं, मेडिकल में, या आप इन मटेरियल को यूज कर सकते हैं फॉर ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, कलेक्शन ट्यूब्स। सही बात है ना? आप हर जगह इनको यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? या जो बियर बोटल्स रहते हैं, बियर बोटल्स, ये रहते ना, या कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह, या एपी वगैरह रहता है, उसका जो बोतल रहता है, उनमें आप यूज कर सकते हैं इसको। एपी में, एपी जो पीते हैं, भी है वो पॉलीमर की बोतल्स, उनमें आप अच्छा सा नैनो कंपोजिट्स बना के अच्छी बोतल्स, अच्छी क्वालिटी के बोतल्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हैं। अच्छा, सरफेस कोटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? सरफेस कोटिंग। इसी तरह से मैंने आपको बताया था एक बायो नैनो कंपोजिट, जैसे अभी ये अंजना ने बोला कि हम गोबर और इसको, मिट्टी को मिलाते हैं तो लेप लगाते हैं। गोबर क्या है? वो बायो मटेरियल है, घास फूस रहता है उसमें, वो बायो मटेरियल है। आप उसको यूज करते हैं फॉर
सम यूज मतलब सम पर्टिकुलर यूज, जैसे लेप लगाने के लिए। तो बायो नैनो कंपोजिट जो है ना, ये कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर लगा के नहीं, कोई दूसरा बायो मटेरियल जो है मैं बताता हूं, उसको आप कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ इम्प्लांट्स, डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखना। ठीक, इसी तरह से कैटालिसिस में यूज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज में यूज कर सकते हैं, गैस सेपरेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल बोन इम्प्लांट्स, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स, ड्रग डिलीवरी और टिश्यू जनरेशन जिसको आप बोलते हैं, या टिश्यू रिजनरेशन जिसको आप बोलते हैं, आप जनरेशन ही लिखो, वहां पे यूज कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। और नैनो कंपोजिट्स की इतनी सारी एप्लीकेशंस है, खासकर जो पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स की है। अगर लिखते बैठेंगे ना तो 2 दिन सिर्फ एप्लीकेशंस में चले जाएंगे। इसकी कुछ खास एप्लीकेशंस जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो नैनो कंपोजिट्स रहते हैं, इनमें सुपीरियर स्ट्रेंथ फाइबर्स या फिल्म्स बना सकते हैं आप, यूवी प्रोटेक्शन जेल्स बना सकते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स बना सकते हैं, फायर रिटार्डेंट मटेरियल, यानी जो फायर से मतलब जो आग को रोकते हैं उनको बोलते हैं फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स, एंटी करोजन बैरियर कोटिंग्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एयर यहां नहीं जाता, सपोज हमने किसी नैनो कंपोजिट का पॉलिश लगाया, उसके अंदर अब पानी भी नहीं जा रहा, एयर भी नहीं जा रहा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यानी वहां पे उसमें करोजन नहीं होगा। और लुब्रिकेंट्स में या स्ट्रेच पेंट्स में वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो नैनो कंपोजिट का जो फील्ड है ना, ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है। अभी 10-15 सालों में तकरीबन जो 40 to 50% यूजेस हैं, जो मटेरियल्स बनाते हैं हम, उसमें नैनो कंपोजिट्स ही होंगे। क्या होंगे? नैनो कंपोजिट्स। इन्हें इतना ज्यादा एप्लीकेशन है इनका। और इसमें खास बात क्या है कि आप कोई भी वेस्ट मटेरियल, जैसे पत्ते रहते हैं, पौधों के पत्ते या पेड़ों के पत्ते जो गिरे हुए रहते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। या जो वेस्ट आपके पास में पॉलीमर्स, जैसे रबर है हमारे पास में, या फिर हमारे पास में पॉलीथीन वगैरह है जो एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी उससे आपका एनवायरनमेंट भी बचेगा और उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम नैनो कंपोजिट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब कल तो फ्राइडे है, जो फ्राइडे को मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ और हमारी वो नमाज भी रहती है, मुझे नमाज के लिए जाना पड़ता है। तो मैं सैटरडे को नया यूनिट उठाऊंगा और उस यूनिट का नाम है आयोनिक लिक्विड्स, सैटरडे से, ठीक है? और टाइमिंग यही रहेगी। ओके सर। तो फिलहाल आज यहीं तक है। ओके सर। तो फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी गुड बाय सबको, ठीक है? चलो बाय।